Hello everyone, welcome to Nimbus IS. My name is Vikram Sharma and today we are going to continue with our revision series from the perspective of HS Prelim Examination 2023. आज हम पढ़ेंगे कुछ important MCQ regarding Indian polity. So without wasting any time, start करते हैं. ये MCQ quite helpful रहेंगे आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए. पहला अगर MCQ की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 ये डिस्कस कर रहा है, ये पूछ रहा है विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट एक्ट बात कर रहा है एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन फॉर द 10 ईयर 10 साल के लिए रिजर्वेशन को आगे बढ़ा देता है एससी एसटी के लिए, चाहे वो पार्लियामेंट लोकसभा की बात करें चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, ये रिजर्वेशन आगे बढ़ाता है. और वेयर एज डूइंग अबे, और ये रिजर्वेशन खत्म करता है किसका, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन होता था लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो ये कौन सी अमेंडमेंट एक्ट बात कर रही है इसकी. अगर अमेंडमेंट एक्ट 102 की बात करें तो ये किसकी बात कर रही है, ये बात कर रही है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देती है इस बॉडी को, ठीक है. और ये डील करता है 338B आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, 342B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए और कुछ आर्टिकल जो इससे रिगार्डिंग है ये पूछी जा सकती है एग्जाम में. बात करें 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो कि 2019 में हुई थी, ये किसकी बात करता है, 10% रिजर्वेशन फॉर द बिगर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी में, वो 103 ने दिया था. इसी तरीके से 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये किसकी बात कर रही है, ये अमेंडमेंट बात कर रही है बिगर सेक्शन के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस का जो स्टेटस है वो कौन डिफाइन करेगा, कौन सी क्लास बैकवर्ड क्लास होगी, इसकी पावर जो है स्टेट को दी गई, एक तरीके से रीडिफाइंड की गई ये पावर स्टेट के लिए, ठीक है, अंडर दिस अमेंडमेंट. बात करते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये है हमारा आंसर. इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है जो कंटिन्यूअसली चलता आ रहा है वो रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखा गया अप टू 2030. अब ये स्टोरी कैसी है, सबसे पहले रिजर्वेशन दिया गया था अंडर 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. अमेंडमेंट होती है चेंजेस, संविधान में कुछ सुधार. तो यहाँ पे 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, उसमें सबसे पहले रिजर्वेशन दिया गया इन 1960 और इसको रिजर्वेशन कब तक दिया गया, 1970 तक अंडर दिस 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. फिर उसके बाद 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, ये हुई थी 1970 में और यहाँ पे इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखा गया कब तक, 1980 तक. इसी तरीके से 45th अमेंडमेंट हुई थी और यहाँ पे रिजर्वेशन कंटिन्यू रखा गया 1990 तक. इसी तरीके से एक और अमेंडमेंट हुई थी 62th अमेंडमेंट में क्या हुआ, इस रिजर्वेशन को और कंटिन्यू रखा गया 2000 तक. इसी तरीके से 79th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, संवैधानिक संशोधन, और इसमें इस रिजर्वेशन कंटिन्यू रखा गया 2010 तक, ठीक है. इसी तरीके से 95th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की और उसमें इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया 2020 तक. और अब लास्ट में कौन सी अमेंडमेंट हुई है, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको कैरी फॉरवर्ड किया है रिजर्वेशन को कब तक, 2030 तक, ठीक है. लगभग 80 साल हो चुके हैं कंटिन्यूअसली रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, ठीक है. इसमें इस बार जो चेंज आया है वो चेंज ये है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को पहले रिजर्वेशन मिलता था, 2 सीटें लोकसभा में रिजर्वेशन मिलती थी इन केस उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है. लेकिन इस बार वो कंटिन्यू नहीं रहेगा अंडर दिस 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है. तो आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ए ओनली. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड, कौन सा उधार में नहीं लिया है हमने, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कहीं ना कहीं बोरोड है दूसरी कंट्री से. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने स्टडी किया है, अब बोरोड तो नहीं बोलेंगे एक तरीके से लेकिन यहाँ पे टर्म यूज की है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एट अबाउट 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है बिफोर मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. और उनकी जो अच्छी अच्छी बातें है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल ली है, ठीक है. उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि कहां से हमने इंस्पिरेशन ली है. कुछ पॉस्टुलेट यहाँ पे मेंशन है ABCD में, तो यहाँ पे एक ही अगर बात करें कौन सा हमने बोरो किया है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन, यहाँ पे बोला गया है कौन सा नहीं किया है, ये पूछा है कौन सा किया है. देखते हैं फेडरल सिस्टम विद फोर्टिफाइड सेंटर. अगर फेडरल सिस्टम की बात करें, फेडरल सिस्टम होता है जहां पे स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है. और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करें. लेकिन विद फोर्टिफाइड सेंटर, विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर की अगर बात करें
ये कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किससे इंस्पायर्ड है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है ये प्रोविजन। सेकंड अगर बात करें, सेकंड इसमें लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। अगर तो गवर्नर की बात करें, स्टेट गवर्नर की पोस्ट, ये कहां से ली हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन अगर इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो सेंटर से हो रही है, ये पावर जो है कहां से है? ये प्रोविजन इंस्पायर्ड, दैट इज अगेन कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वहां से इंस्पिरेशन ली हमने। उसके बाद जो है थर्ड चीज पूछ रही है एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। एडवाइजरी जुडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो कहां से ली है हमने? दैट इज अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से इंस्पायर्ड है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। यहाँ पे है लास्ट वन, दैट इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, जो लुमिनरीज होते हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ एक्सपर्ट मतलब कुछ अचीव किया होता है, उनमें से सिलेक्ट करके 12% को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। और उन पर्सन को नॉमिनेशन कहां से लिया है हमने? ऐसा कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉस्टुलेट, दैट इज फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये आयरिश से लिया है हमने, ना कि कनाडा से। इट मींस जो इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा प्रोविजन हमने कनाडा से इंस्पायर नहीं लिया है, मतलब एक तरह बोरो नहीं किया है, दैट इज डी। इसका आंसर डी होना चाहिए। हमने भारत ने ऑब्वियसली 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, तो वहां से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो ली है। अगर बात करते हैं हमने कहाँ से कौन कौन सी चीजें ली है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है अपना, गवर्नर की पोस्ट ली है हमने। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की, यहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ जैसी पॉस्टुलेट यहाँ से लिया है। उसी टाइप से यूएस की अगर बात करें, यूएसए से हमने क्या लिया है? दैट इज फंडामेंटल राइट। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की बात करें, या पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, ये सारी चीजें हमने उनसे ली है। जुडिशियल रिव्यू तक हमने कहाँ से? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होकर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हमने डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी तरीके से वहां से क्या लिया हमने? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, आयरिश से। उसी तरीके से एक और है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। जो गवर्नर की बात करें, जो सेंटर अपॉइंट करता है, इसी टाइप से जो सेंटर के पास स्ट्रॉन्ग पावर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी, उसको हमने कहां से लिया है? दैट इज कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे हमने क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट। हमारी जो कंकरेंट लिस्ट है, इंटर स्टेट रिलेशन है, वो कहां से इंस्पायर होकर लिए है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसी तरीके से जापान कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंस्पायर्ड होकर लिया है। इसी तरीके से आपको जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? जो इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उस टाइम जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, वो किन से लिए इंस्पायर होकर लिया है? दैट इज जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट प्रोसेस, जो हमारा 368 आर्टिकल के अंडर अमेंडमेंट होती है, वो कहां से इंस्पायर होकर लिया है? साउथ अफ्रीका से इंस्पायर होके। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी प्रोविजन है। जैसे फ्रांस से हमने लिया है। फ्रांस से क्या लिया है हमने? फ्रांस से लिया है हमने इक्वेलिटी, फर्टिलिटी, जो हमारे प्रिम्बल में मेंशन है, वो कहां से लिया है? फ्रांस से। फ्रांस से हमने रिपब्लिकन जो स्ट्रक्चर है हमारा, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, वो फ्रांस से इंस्पायर होकर लिए है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यूएसएसआर के भी कुछ पॉस्टुलेट यहाँ पे दिखेंगे। जैसे हमारा कौन सा यूएसएसआर से क्या लिया है हमने? हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो ऐड हुआ है, कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटीज, वो कहां से इंस्पायर होकर लिया है? यूएसएसआर से। ठीक है, यहां से इंस्पायर होकर हमने ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ रहे हो बात को? इसी तरीके से बहुत सारे प्रोविजन, जैसे जस्टिस की बात करें, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस प्रिम्बल में मेंशन है, वो कहां से लिया है? यूएसएसआर से। तो यहाँ पे आंसर क्या होना था हमारा? डी। ठीक है, दैट इज द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरल सिस्टम? देखो, दो टाइप की गवर्नमेंट होती है। एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यहाँ पे अगर यूनिटरी की बात करें तो किस देश में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? जो कंट्री स्मॉल होती है साइज में, ज्यादातर वहां पे पाई जाती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है। बात करें जैसे अगर यूके की, फ्रांस की, इसी तरीके से स्वीडन की, नॉर्वे की, इसी तरीके से जापान की, चाइना की, तो यहाँ पे आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखेगी दुनिया में मेजरली।
ऐसे ही आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ दिखेगी? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको कनाडा में दिखेगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको यूएस में दिखेगी, इसी तरीके से आपको इस टाइप की गवर्नमेंट ब्राजील में दिखेगी, ये आपको अर्जेंटीना में दिखेगी, इसी टाइप की गवर्नमेंट आपको रशिया, इंडिया। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे डिवीजन है पावर का, किसके बीच? स्टेट और सेंटर के बीच, दैट इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कुछ स्टेट पे सेंट्रल लॉ बनाता है, कुछ स्टेट पे स्टेट लॉ बनाता है, कुछ सब्जेक्ट पे, ठीक है, दैट इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कुछ पूछा है कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किन प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप मानते हैं कि इंडिया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उन पोस्टुलेट को स्टडी करते हैं। यहाँ पे 4 आपको स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। अगर बात करें डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यही तो डेफिनेशन है एक तरह से। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? पावर का डिवीजन है सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक है। इंडिया में 3 टाइप की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जैसे 97 सब्जेक्ट थे पहले ओरिजिनली, किसमें? यूनियन लिस्ट में, अब 100 हो गया। इसी तरीके से पहले स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 65 66 के अराउंड, अब 61 हो गया। इसी तरीके से अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करें जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं, इन केस दोनों सेम सब्जेक्ट पे लॉ बनाते हैं तो किसका प्रिवेल करेगा? यूनियन का। तो उसमें कितने सब्जेक्ट है आज की डेट में? 52 सब्जेक्ट है, पहले 47 थे। जैसे हमारा एजुकेशन बात करें, हेल्थ केयर बात करें, तो उसमें कहाँ आता है वो? दैट इज हियर कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है कि डिवीजन ऑफ पावर होता है कहाँ पे? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये तो पोस्टुलेट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट की अगर बात करें, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम है, मतलब उसको ना तो सेंटर सुपर पावर कर सकता है, ना ही स्टेट तो कहीं करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मानना यह है कि इन केस सेंटर में किसी और पार्टी का रूल है, स्टेट में किसी और पार्टी का रूल है, तो सेंटर जो है डोमिनेट नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ चेंजेस अगर लाने हैं ब्रॉड लेवल पे, अगर मान लो राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात हो रही है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की रिफॉर्म से, उनके पोस्ट के रिगार्डिंग रिफॉर्म की बात हो रही है, 4th जो शेड्यूल है हमारी, जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है स्टेट का इन पार्लियामेंट, इस तरीके से बात हो रही है 7th शेड्यूल में चेंजेस लाने की, जो यहाँ पे लिस्ट है मेंशन। इनमें चेंजेस लाने के लिए आपको स्टेट को पूछना पड़ेगा, और स्टेट को पूछना पड़ेगा ये किसमें मेंशन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका मतलब है कि थोड़ा मैंडेटरी हो गया है सेंटर को, कुछ चीजें चेंज नहीं ला सकता, थोड़ा रिजिड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो ब्लेंड है दोनों का, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का, लेकिन फिर भी रिजिडिटी दिखती है कुछ चीजों में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को बचा रही है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने से, ठीक है। उसके बाद है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब है कि 2 चैम्बर होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। हमारे इसमें कौन से चैम्बर है? 2, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। अगर लोकसभा की बात करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम डायरेक्ट वोटिंग से करते हैं, लेकिन राज्यसभा की बात करें तो स्टेट से एमएलए सिलेक्ट कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, किसको? एमपी को। कहने का मतलब है कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है वो जो राज्यसभा में है। तो यहाँ पे बाइकैमरलिज्म में कहीं ना कहीं हमें वो दिखता है कि ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये भी पोस्टुलेट बिल्कुल सही डिफाइन करता है कि ये जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बात करें सेपरेशन ऑफ पावर की, ये क्वाइट डिफरेंट है। वैसे तो इंडिया में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर मींस 3 बॉडीज है, जैसे बात करें 3 और जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है एंड एग्जीक्यूटिव है। तो ये जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव का क्वाइट इंडिपेंडेंट है। अगर जुडिशरी तक की बात करें, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इन दोनों बॉडीज से, लेकिन यहाँ पे इंडिया में इंटरमिंगलिंग है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेटिव है वही एग्जीक्यूटिव बनेगा, ठीक है, दैट इज द केस। लेकिन यहाँ पे ये हमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन में नहीं दिखता है, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये चीज नहीं आती है अगर बात करें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले 3 चीजें होल्ड करती है कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो फर्स्ट 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 किसमें मेंशन है? अगर बात करें नीचे, दैट इज फर्स्ट में मेंशन ओनली 1, सेकंड में मेंशन 1 and 2, थर्ड में मेंशन 1 2 3 एंड फोर्थ में मेंशन 1 2 3 4। तो आंसर शुड बी सी ओनली, ठीक है। 1 2 3 आंसर होना चाहिए, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ बिल पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट डज नॉट लैप्स। कब बिल लैप्स नहीं होता? लैप्स मतलब खारिज नहीं होता एक तरह से, जो पेंडिंग है पार्लियामेंट में।
पार्लियामेंट, यहाँ पे लोकसभा की बात हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाए तो वहां पे बिल लैप्स नहीं होगा। देखो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, डिसोल्यूशन होगा तो लोकसभा का होगा, और लोकसभा का डिसोल्यूशन वैसे होता है 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में नई लोकसभा बैठती है, ठीक है, दैट इज अ 5 ईयर टर्म होता है लोकसभा का। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन जब हो जाता है लोकसभा का, तो कौन सा बिल लैप्स होगा, कौन सा बिल नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा बिल नहीं होगा लैप्स। इन केस लोकसभा ने कोई बिल पास किया है और वो बिल राज्यसभा के पास है और राज्यसभा का पेंडिंग है, तो बिल लैप्स हो जाएगा। इन केस राज्यसभा ने कोई बिल पास किया है और वो लोकसभा के पास है, पेंडिंग है, वो लैप्स हो जाएगा। इन केस लोकसभा ने कोई इनिशिएटिव लिया है, लोकसभा जो है बिल ला रही है और वो भी पेंडिंग है, लोकसभा में डिस्कशन में चल रहा है, तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा इन केस लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो, ठीक है। अब ये डिसॉल्व चाहे नॉन कॉन्फिडेंस उससे हो जाए कि उनके पास वहां पे कैंडिडेट ही नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, और या फिर 5 साल के बाद हो जाए, तो उसके बाद अलग है, ठीक है। तो बिल जो है किस तरीके से लैप्स हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजन दिए हुए हैं कि आपने बताना है कि कौन सी सिचुएशन आएगी जहां पे लैप्स नहीं होगा बिल। पहली की अगर बात करें ऑप्शन में, अ बिल इंट्रोड्यूस इन एंड पेंडिंग बिफोर द लोकसभा, अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा ने किया है और पेंडिंग है लोकसभा में, वो लैप्स होगा कि नहीं होगा, लैप्स होगा वो, ठीक है। नॉट पूछा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अगर कोई बिल, अ बिल पास बाय द लोकसभा व्हाट पेंडिंग बिफोर द राज्यसभा, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो वो भी लैप्स होगा, क्योंकि इस लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब जो नई लोकसभा आएगी वो दोबारा बिल लाएगी, ठीक है। इट मींस ये भी लैप्स हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। बात करें सी की, अ बिल पास्ड बाय राज्यसभा व्हाट पेंडिंग बिफोर लोकसभा, ये भी लैप्स हो जाएगा, जैसा मैंने पहले कहा, ठीक है। चाहे राज्यसभा ने लाया वो बिल, चाहे लोकसभा ने लाया वो बिल, इन केस बिल लोकसभा में पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा, तो उसमें अगर बात करें, पहली तो बात यही है कि अ बिल रेफर टू एज ए ज्वाइंट सिटिंग, इन केस ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुला दिया है प्रेसिडेंट ने, इन केस कोई डिस्प्यूट है किसी बिल से रिगार्डिंग दोनों हाउस के बीच और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग बुला दी है, ठीक है, फिर लोकसभा लैप्स हो जाती है, तो वहां पे बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक ऑफ ओवर द पासिंग ऑफ द बिल बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर बुला दी है तब तक ज्वाइंट सिटिंग, तो बिल लैप्स नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, दिस। आपको पता होना चाहिए किस केस में बिल जो है लैप्स होगा, किस केस में नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो कुछ सिटिंग्स होती है लोकसभा की या फिर हमारे पार्लियामेंट की, और उसको सम्मन कौन करता है सिटिंग को। अगर सेशन की बात करें, 3 टाइप के सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन और एक होता है मॉनसून सेशन, इसी तरीके से एक सेशन होता है विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। और इन सेशन को सम्मन कौन करता है, बुलाता कौन है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें प्रोविजन है जैसे अर्जेंटमेंट, कुछ देर के लिए होल्ड में रखना, अर्जेंट करना, चाहे वो 1 घंटे की बात हो 1 वीक की बात हो, सेशन को अर्जेंट करना, कुछ देर के लिए होल्ड में रखना, दैट इज कॉल्ड अर्जेंटमेंट। अर्जेंटमेंट कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो स्पीकर हो वो अर्जेंटमेंट करता है सेशन की। फिर एक प्रोविजन है अर्जेंटमेंट सीने डाई, एक है अर्जेंटमेंट, ये करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर उसके बाद है अर्जेंटमेंट सीने डाई, ये प्रोसेस है जहां पे टाइम मेंशन नहीं है कि कब दोबारा मिलेगी सेशन, कब दोबारा मिलेगा, उसका टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। अर्जेंटमेंट में टाइम मेंशन होता है, सीने डाई में टाइम मेंशन नहीं होता। और जब स्पीकर, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्जेंटमेंट सीने डाई करता है, तो उसके कुछ टाइम बाद प्रोरोगेशन होता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेट करता है और उस सेशन को खत्म कर देता है, ठीक है। 3 सेशन होते हैं और इन 3 सेशन के बीच मिनिमम तो 2 सेशन तो साल में होने चाहिए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए उसमें, क्या बोलता है, फर्क सेशन में। तो कहने का मतलब है कि 3 सेशन होते हैं और उन सेशन को बुलाता कौन है, अर्जेंट कौन करता है, अर्जेंटमेंट सीने डाई कौन करता है, प्रोरोगेशन कौन करता है, डिसोल्यूशन किस हाउस का होता है, लोअर हाउस का होता है, लोकसभा का। और कौन से बिल किस तरीके से पास होता है, कौन से बिल पेंडिंग रहते हैं, कौन से बिल लैप्स हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था हमारा, डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी। देखो मेनली 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन कौन से आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी, 356 दैट इज स्टेट इमरजेंसी,
356 भी डील करता है और 365 भी डील करता है स्टेट इमरजेंसी से। इसी टाइप से 360 किससे डील करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पे पूछा है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, दो केसेस में लगती है, इन केस इंटरनल कंफ्लिक्ट हो कुछ या फिर एक्सटर्नल बात हो। तो इंटरनल इसमें कब लगती है, दैट इज आर्म रेबेलियन। इंटरनल में कब लगेगी, अगर आर्म रेबेलियन हो। पहले ये टर्म नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले क्या थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस था वहां पे मेंशन, और इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया आर्म रेबेलियन से। कब, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने रिप्लेस की ये टर्म। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है वो किस वजह से लगती है, अगर हमारा किसी देश के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा हो, इंडिया में वॉर में हो। ठीक है, हमारा अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगती है, इन केस हमारे कंफ्लिक्ट चल रहे हो, इंडिया वॉर में इन्वॉल्व हो किसी देश के साथ, तो वहां पे एक्सटर्नल इमरजेंसी लग सकती है, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इंडिया में आज तक इमरजेंसी लगी है, इंटरनल इमरजेंसी कब लगी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी कब लगी है। अगर इंटरनल इमरजेंसी, बिकॉज इंटरनल इमरजेंसी क्वाइट पॉपुलर है और पूछी जाती है एग्जाम में। 1975 में इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी लगी थी और वो डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाई थी उन्होंने कि भाई इंडिया में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे टर्म को रिप्लेस कर दिया था 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने उस टर्म को ही रिप्लेस कर दिया। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो टर्म नहीं होनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर इन केस आर्म रेबेलियन होता है तब ही इमरजेंसी लगनी चाहिए। ठीक है, तो उसको थोड़ा स्टिक बना दिया था नेशनल इमरजेंसी को लगाने का प्रोविजन को। तो यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट दी है, पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू एंटायर कंट्री और एनी पार्ट और वन पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल सही है, जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में भी लग सकती है और इसके एक पार्ट में भी लग सकती है। इन केस नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 358 कहता है कि जो हमारे आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इन केस ये नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ये आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आर्टिकल 358 बोलता है ऐसा। आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है, जो इन केस ऐसा कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सरकार जो है सेंटर में कौन से आर्टिकल को सस्पेंड कर सकती है। इसके अलावा ये तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, इसके अलावा रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो सकता है एक्सेप्ट 20 and 21। एक्सेप्ट 20 and 21 इनको बचा के रखता है, बिकॉज राइट टू लाइफ तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो इन आर्टिकल के सिवाय बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड हो सकते हैं। इन केस नेशनल इमरजेंसी लग गई ये तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 19 ये कौन बोल रहा है, 358 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इन केस नेशनल इमरजेंसी लगती है तो ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो एक रीजन पे भी लग सकती है और पूरी कंट्री में भी लग सकती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। पहले क्या होता था, ये शब्द नहीं था, ओनली आफ्टर ये जो यहाँ पे वर्ड रिटन है कि आपको तभी आप प्रोक्लेम कर सकते हो, तभी आप डिक्लेयर कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी को जब आप रिटन रिकमेंडेशन जो हमारी कैबिनेट है उससे लोगे। ये जो है पहले मेंशन नहीं था, ये जोड़ा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसने ये शब्द जोड़ा है कि आपको तभी आप डिक्लेयर कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी को जब आप यहाँ पे रिटर्न फॉर्म ऑफ कैबिनेट से आप रिकमेंडेशन लोगे कि डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा। जब हमारी इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ था, ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ था। इस वजह से इसको प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया कि ये करना ही करना पड़ेगा इन केस आपको ऐसी कोई डिक्लेयर करनी है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, इट मींस दीज टू स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। तो हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है ये दोनों स्टेटमेंट, तो आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज सी ओनली। समझ रहे हो बात को, दैट इज सी ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिट्टो पावर्स आर नॉट इंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो 4 टाइप की बिट्टो है और 4 टाइप में से सिर्फ 3 बिट्टो एंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर बात करें। और कौन सा बिट्टो ऐसा है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, दैट इज क्वालिफाइड बिट्टो। कौन सा बिट्टो है, दैट इज क्वालिफाइड बिट्टो। क्वालिफाइड बिट्टो क्या होता है,
जहां पे प्रेसिडेंट की जो मंजूरी है उसको ओवरराइड किया जा सकता है विद स्पेशल मेजोरिटी से, अगर पास कर दिया जाए बिल दोबारा। मान लो प्रेसिडेंट जो है बिल को वापस भेजते हैं किसके पास, पार्लियामेंट के पास, सहमत नहीं है वो इस बिल से, तो यहाँ पे उनके डिसीजन को ओवरराइड किया जा सकता है विद स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड बिट्टो। ये इंडिया में नहीं है, किसके पास है ये, अमेरिका में दिखता है ऐसा बिट्टो। बात करें दूसरे बिट्टो जो इंडिया में भी है, दैट इज एब्सोल्यूट बिट्टो। एब्सोल्यूट बिट्टो क्या होता है, मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है और प्रेसिडेंट के पास आ जाए, पास हो गया है पार्लियामेंट के द्वारा और प्रेसिडेंट के पास आ जाए, तो प्रेसिडेंट जो है उस बिल को खारिज कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट बिट्टो। ठीक है, डायरेक्ट खारिज कर देना। दैट इज सस्पेंसिव बिट्टो क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है दोबारा सेंड कर सकते हैं किसके पास, पार्लियामेंट को, कि भाई डिस्कस करो दोबारा इसको, एक बार दोबारा इसमें देखो कि कोई प्रोविजन चेंज तो नहीं करने। ठीक है, दैट इज सस्पेंसिव बिट्टो। पॉकेट बिट्टो होता है कि प्रेसिडेंट डिसीजन ही ना ले, उसको अपने जेब में डाल दे, कहने का मतलब है उसमें कोई डिसीजन ही ना ले, पेंडिंग हो जाए, दैट इज पॉकेट बिट्टो। ये तीनों बिट्टो जो है इंजॉय करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन एक्सेप्ट कौन सा, दैट इज क्वालिफाइड बिट्टो। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बिट्टो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास है, कौन सा है, 1, 3 एंड 4। ये बिल के रिस्पेक्ट में होता है कि कौन से बिल को वो जो है कैंसिल कर दे, कौन से बिल को वो दोबारा पार्लियामेंट को भेज दे, कौन से बिल को वो जो है बिल्कुल एक्शन ही ना ले। ठीक है, और ऐसे भी प्रोविजन है जहां पे उसको ओवरराइड किया जा सकता है विद स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, दैट इज क्वालिफाइड बिट्टो। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, जो हमारा सही होना है, दैट इज विच नॉट इंजॉयड। कौन सा इंजॉय नहीं करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, ओनली 2, इट शुड बी बी। ठीक है, इसका मतलब है बी आंसर होना चाहिए हमारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे 1 और 2 दो स्टेटमेंट गिवन है और पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें, स्टेटमेंट 1 में लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर टू लोकसभा। लोकसभा के लिए 5 साल का फिक्स टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फिक्स टेन्योर ऑफ 6 ईयर टू द राज्यसभा। देखो लोकसभा राज्यसभा के टर्म यही है, टेन्योर यही है, 5 साल जो है चलती है। ठीक है, लोकसभा, और इसी तरीके से राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे ये जो है गिवन किस में है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये टर्म, ये 6 साल का टर्म, ये 5 साल का टर्म, ये कौन दे रहा है, ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन है, जो कब आया था, 1951, ना कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट पे ये जिम्मेदारी छोड़ देते हैं कि आपने तय करना है कि कितना टर्म होना चाहिए लोकसभा का, कितना टर्म होना चाहिए राज्यसभा का, कितना कार्यकाल होना चाहिए। और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 में आया था, इसने तय किया है कि इतना होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसमें ये कार्यकाल को लोकसभा के बढ़ा के 6 कर दिया था। 5 है ना लोकसभा का कार्यकाल, लेकिन उसको 6 कर दिया था 42nd ने। फिर 44th अमेंडमेंट जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जो है वो खारिज हो गई थी और वहां पे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ गई थी सेंटर में 1978 में, 44th अमेंडमेंट ने इसको वापस लाया 6 to 5 कार्यकाल को। समझ रहे बात को, दैट इज इट। तो यहाँ पे ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल नहीं है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन ने तारीख किसको दी थी, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, इट मींस बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। पूछा क्या है, करेक्ट कौन से है, नाइदर 1 नो 2। ठीक है, ये है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है कौन सा स्टेट होता है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर वो स्टेट हिली है, अगर वहां पे टेरेन खराब है, अगर वहां पे जो लैंड है वहां की जो सॉइल है उतनी उपजाऊ नहीं है, अगर वहां पे जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो बॉर्डर एरिया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो रीजन इंपॉर्टेंट है, अगर वो रीजन गरीब है, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो क्राइटेरिया है वो किसने रिकमेंड किया था कि ऐसा भी कोई स्टेटस हो सकता है, अंडर 5th फाइनेंस कमीशन। हमारा जो 5th फाइनेंस कमीशन था इसने रिकमेंड किया था 1969 में कि ऐसा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देना चाहिए। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सबसे पहले किसको दिया गया, दैट इज JNK, जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ साथ नागालैंड, आसाम, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है।
और आज की डेट में ऐसे 11 स्टेट है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, अब तो स्टेट नहीं रहा, तो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की कंटिन्यूसली डिमांड हो रही है। कौन डिमांड कर रहा है? जैसे उड़ीसा डिमांड कर रहा है, आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है, इसी टाइप से बिहार डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। जो राज्य है, जिस स्टेट को लास्ट में स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिला है, दैट इज तेलंगाना। तेलंगाना को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था ना तेलंगाना 2 जून को 2014 में, ठीक है, तो उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। अब ये जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो ये राज्य डिमांड कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं अब गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन चल रहा था, 14th फाइनेंस कमीशन, उसमें रिकमेंडेशन दी गई कि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस सिर्फ उन राज्यों को दिया जाए जो राज्य नॉर्थ ईस्ट के रीजन के हो या फिर हिली रीजन के हो। 3 राज्य जहां पे J&K अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया, और हिमाचल और उत्तराखंड, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, ठीक है। और 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन भी यही है कि इसके सिवाय आप जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऐसे ना दो। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का प्रिविलेज क्या है? इसमें सेंटर जो है हेल्प करता है, थोड़ा आगे बढ़ के हेल्प करता है अपनी स्कीमों के थ्रू। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम होती है उसमें रेशो रहती है 90-10 की। कोई भी स्कीम में 90% कंट्रीब्यूट करता है कौन? सेंटर, और 10% कंट्रीब्यूट करता है स्टेट। ज्यादातर रेशो जो है, जो नॉर्मल जिनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है, उन स्टेट में ये रेशो किसकी रहती है? 60-40 की रेशो रहती है, ठीक है, या फिर 75-25 की रेशो रहती है, इस टाइप से रेशो रहती है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में इतनी रेशो रहती है, सेंटर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इस कंट्रीब्यूशन को एंजॉय करने के लिए स्टेट कंटिन्यूसली डिमांड करते हैं किसकी? स्पेशल कैटेगरी स्टेट की। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अकॉर्डेड टू सर्टन स्टेट। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। एज आई सेड कि यहाँ पे जो 5th फाइनेंस कमीशन हुआ था उसने रिकमेंड किया था ये 1969 में, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो गलत है। इट इनेबल द स्टेट टू रिसीव स्पेशल सेंटर असिस्टेंस, यही तो बात है, इसी के तो लड़ रहे हैं। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है उसमें ज्यादा बेनिफिट है किसको? इन स्टेट को जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। और इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल सकता है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट पूछा है, ओनली 2 इज करेक्ट, बी शुड बी द आंसर। समझ रहे हो बात को? ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट? कौन सी शेड्यूल? देखो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब बना था तो उस टाइम 8 शेड्यूल थी जब बना था, लेटर ऑन यहाँ पे 4 शेड्यूल और ऐड हुई है। 8 शेड्यूल कौन सी थी और 4 कौन सी ऐड होके अब 12 हो गई है, ठीक है। सबसे पहली शेड्यूल जो है यूनियन ऑफ इंडिया की बात करती है और इसके स्टेट की बात करती है। दूसरी शेड्यूल किसकी बात करती है? इनके रिम्यूनरेशन, जो इनके अलाउंसेस है, किसके? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के, स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, चेयरमैन के, डिप्टी चेयरमैन के, कैग के, प्रेसिडेंट के, इनके रिम्यूनरेशन की बात करती है, जिनको पे मिलती है, सैलरी मिलती है। थर्ड शेड्यूल जो है ओथ की बात करती है, जो मिनिस्टर बनता है चाहे स्टेट लेवल के चाहे सेंट्रल लेवल पे, कैग की, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस की ओथ की बात कर रही है। कौन सी शेड्यूल? थर्ड शेड्यूल। इसी टाइप से फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करती है? यहाँ पे स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कितना होगा, किस हिसाब से होगा, ये बात करती है फोर्थ शेड्यूल। और फिफ्थ शेड्यूल जो है यहाँ पे एसटी जो बिखरे हुए हैं स्टेट में, उनके प्रोटेक्शन की बात करती है, किन किन स्टेट में है और उनको क्या प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, क्या क्या उनको हेल्प मिलनी चाहिए, उसकी बात कर रही है, उनके रिगार्डिंग प्रोविजन की बात कर रही है। सिक्स्थ शेड्यूल जो है यहाँ पे 4 स्टेट को कवर करती है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे जो एसटी है उनके लिए स्पेशल यहाँ पे ख्याल रखा जाता है 6 शेड्यूल में, ठीक है, उनके रिगार्डिंग प्रोविजन है यहाँ पे। और 7th शेड्यूल में जो है डिवीजन है 3 लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट का डिवीजन। इसी तरीके से 8th शेड्यूल कौन सी है? यहाँ पे लैंग्वेजेस है। यहाँ पे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड है 22 लैंग्वेजेस, सबसे पहले थी 14 लैंग्वेजेस, उसके बाद ऐड हुई है 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसने ऐड की है सिंध को एज ए लैंग्वेज इन 1971। उसके बाद 1992 के अराउंड एक अमेंडमेंट हुई है 71st अमेंडमेंट, इसमें ऐड हुई है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये लैंग्वेजेस ऐड हुई है इस अमेंडमेंट के थ्रू। इसी टाइप से 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है 2003 के अराउंड, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसमें ऐड हुई है बोडो, डोगरी, मैथाली जो मैथिली लैंग्वेज है, और संथाली।
ये बिहार वाले रीजन की बात हो रही है। डोगरी भाषा तो आपको पता है कहाँ कहाँ बोली जाती है, डोगरी, JNK रीजन, ठीक है। ये वाली जो लैंग्वेजेस है इनको स्टेटस मिला है नेशनल लैंग्वेजेस की, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है 22, ठीक है, ये मेंशन है 8th शेड्यूल में। इसके बाद कुछ और शेड्यूल ऐड हुई है हमारे संविधान में, 4 और शेड्यूल ऐड हुई है। सबसे पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी उसमें ऐड हुई 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में वो सब्जेक्ट रखे जाते थे जिन सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी से बचा के रखता था स्टेट या सेंटर कुछ सब्जेक्ट को उस लिस्ट में। दैट इज 9th शेड्यूल। किसने ऐड की है? ये ऐड हुई है किससे? ये ऐड हुई है 9th शेड्यूल विद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और इस शेड्यूल को जो है पहले बोला जाता था कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रखा जाता है, ऐसे तकरीबन 284 ऐसे लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन इसमें रखे गए हैं 9th शेड्यूल में, और उनको प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। लेकिन जुडिशियल रिव्यू जो है वो हो सकता है इन सब्जेक्ट में, ऐसा बोला गया। 2007 में केस आया था, ये केस है कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये केस हुआ था 2007 में, और इसमें बोला गया कि जो भी सब्जेक्ट अगर 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है, 9th शेड्यूल खुद ऐड हुई है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, और इस केस में बोला गया, जो केस हुआ था इस केस में बोला गया इन केस कोई भी सब्जेक्ट बाय 21 अप्रैल 1973 के ऑनवर्ड ऐड हुआ है 9th शेड्यूल में, तो उस पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कहने का मतलब है जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकती है उसकी उस लिस्ट में, ठीक है। तो अब जो है ये 9th शेड्यूल जो है यहां से बच नहीं सकते लोग, अगर इन केस पार्लियामेंट या फिर स्टेट जो है कोई लॉ यहाँ पे रखे 9th शेड्यूल में, तो कहने का मतलब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पे ये डेट क्यों दी गई? बिकॉज इस दिन जो है केशवानंद भारती केस का रिजल्ट आया था, और केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई थी, ठीक है। तो इस डेट के ऑनवर्ड अगर कोई भी लॉ ऐड हुआ है तो उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे अगर 10th शेड्यूल की बात करें दैट टॉक अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th शेड्यूल की बात करें तो पंचायती राज है, 12th शेड्यूल की बात करें तो कौन सा है? दैट इज म्युनिसिपैलिटी के रिगार्डिंग सब्जेक्ट मेंशन है। कब ऐड हुए? 10th शेड्यूल कब ऐड हुई है? ये हुई है 1985 में, 1985 में विद 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल को ऐड किया है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसी तरीके से 1993 में कौन सी अमेंडमेंट हुई है? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया है। पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट, म्युनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट मेंशन है, जिसपे लॉ बनाता है पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये शेड्यूल ऐड हुई है। बात करते हैं इन शेड्यूल की। इसमें क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी? कौन सी शेड्यूल जो है पार्लियामेंट जो है सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकती है? ऐसी 2 शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अमेंड करने के लिए आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी हाफ ऑफ द स्टेट की। तो ऐसी कौन सी शेड्यूल है? उसमें आती है 4th एंड 7th शेड्यूल। अगर आपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में उसके रिगार्डिंग कोई रूल बनाने हैं, इन केस आपने जो है यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच जो फेडरल सब्जेक्ट का डिवीजन है उसको रिगार्डिंग कुछ रिफॉर्म लाने हैं, तो आपको स्टेट से ही पूछना पड़ेगा। 50% स्टेट की कंसेंट चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से तो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये 2 शेड्यूल तो नहीं आएगी जिसको पार्लियामेंट जो है अपने मौन मर्जी से सिंपल मेजोरिटी से पास करे। तो बाकी कौन सी बात हो रही है? 2nd शेड्यूल किससे डील करती है? अभी हमने बताया किससे डील करती है? अलाउंस एंड रिम्यूनरेशन से, बिल्कुल अमेंड हो सकती है, सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट कर सकती है। 5th शेड्यूल जो एसटी है जो हमारे स्टेट में बिखरे हुए हैं उनके प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग है, ठीक है, ये भी अमेंड की जा सकती है सिंपल मेजोरिटी से। 6th शेड्यूल भी अमेंड की जा सकती है सिंपल मेजोरिटी से, एक्सेप्ट 4th एंड 7th। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सी शेड्यूल कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी? कौन सी अमेंड हो सकती है सिंपल मेजोरिटी से? इट इज 1, 3 एंड 4। ए शुड बी द आंसर, ठीक है, ए आंसर होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग आर्टिकल मेंशन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है उसके रिगार्डिंग बात बोली है, और यहाँ पे आर्टिकल दिया है 16, 29, 25।
विच ऑफ द आर्टिकल गिवन अबव आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन नॉट टू द फॉरनर। देखो एलियन को भी राइट कुछ है हमारे फंडामेंटल राइट, और कुछ राइट जो है सिर्फ सिटीजन ही होल्ड करते हैं। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन ही इंजॉय करते हैं? ऐसे फंडामेंटल राइट में राइट आते हैं 15। ऐसे फंडामेंटल राइट में राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एनी फॉर्म ऑफ, चाहे रेजिडेंस की बात करें, चाहे जेंडर की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, उस बेस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। ये जो है सिर्फ इंडियंस की बात हो रही है जिनके लिए ये राइट जो है स्पेसिफिक है, ठीक है। ये राइट जो है फॉरनर इंजॉय नहीं करते। ऐसे है 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल। ऐसा ही है आर्टिकल 19 राइट टू, जहां पे स्पीक की बात करें, राइट टू असेंबल की बात करें, फॉर्म एसोसिएशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी टाइप की जॉब प्रोफेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो मेंशन आर्टिकल यहाँ पे राइट्स है वो जो है सिर्फ यहाँ पे सिटीजन को एंजॉय कर सकता है, ना कि कोई एलियन, ठीक है। उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया। इसी तरीके से आर्टिकल 29 ये जो है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग आर्टिकल है। माइनॉरिटी दो टाइप की होती है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। ऐसे ही आर्टिकल 30 ये जो माइनॉरिटी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं अपना, ठीक है, उनके रिगार्डिंग आर्टिकल है। वो ये जो है सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए प्रोविजन है, ना कि एलियन के लिए, कोई फॉरनर के लिए, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है एक्सेप्ट दीज आर्टिकल, यहाँ पे बाकी आर्टिकल्स जो है किसके लिए प्रोवाइड है? यहाँ पे प्रोविजन मेंशन है कि ये दोनों फॉरनर भी इंजॉय कर सकते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली जो पूछा है कि विच ऑफ द अबव आर्टिकल इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरनर, तो कौन सा है? ओनली अवेलेबल सिटीजन 16 एंड 29। एक्सेप्ट 25 किसकी बात कर रहा है? ये आपके रिलीजन की बात कर रहा है, आप रिलीजियस बिलीफ की बात कर रहा है कि किस पे विश्वास करते हो आप, और गॉड के लिए क्या प्रैक्टिस करते हो। आप मंदिर जाते हो या फिर ऐसे ही मानते हो कि भगवान है और मैं मानता हूं, या फिर नहीं भी मानते हो, तो आपकी जो सेल्फ बिलीव है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। ये एलियन के लिए भी उतना ही है, मतलब फॉरनर के लिए भी वैसा ही है, और इंडियन जो सिटीजन है उसके लिए भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये आर्टिकल जो है स्पेशल मेंशन है, सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय करता है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा इसका? दैट इज 1 and 2 ओनली। समझ रहे हो बात को? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।